सभी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सभी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, संजू, चंद्रिका, अखिलेश, आशीष, मधु, सुरेश, शारदा, सभी गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें भाई आज की क्लास। तो आज हमको जो है वो सिद्धांत पढ़ने थे। हाँ जी, पर उससे पहले कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का तीसरा प्रमुख नियम कौन सा है? तीसरा प्रमुख नियम कौन सा है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न अगर मैं लिखूं आपके सामने, तो अभ्यास का नियम का अन्य नाम क्या है? फिर अगर मैं प्रश्न थोड़ा सा अब घुमा के बनाता हूँ, प्रश्न ये है, गणित में थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग में आता है? कौन सा नियम उपयोग में आता है? हाँ भाई, तो आ रहे हैं उत्तर। सबसे पहला तीसरा नियम, ठीक है, सभी का सही है। संजू, आशीष, मधु, चंद्रिका, शारदा, ठीक है। फिर बात आई अभ्यास के नियम का दूसरा नाम। हाँ, मधु तोमर क्या है? लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, ठीक है। आशीष कुमार, उपयोग और अनुपयोग का नियम, प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम। ठीक है। हाँ भाई, दूसरा है, हाँ तीसरा नियम बताओ भाई, तीसरे का उत्तर बताओ फटाफट। गणित में थॉर्नडाइक का कौन सा नियम जो है उपयोग में आता है? ठीक है, तो ये तीसरा प्रमुख नियम
ठीक है, ये उत्तर सही है सभी का। प्रभाव का नियम या इसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अगला इंग्लिश में क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, दूसरा अभ्यास का नियम का अन्य नाम क्या होता है, तो उपयोग व अनुपयोग का नियम। उपयोग व अनुपयोग का नियम, या इसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। ठीक है, हाँ भाई, तीसरा तीसरा कोई उत्तर नहीं दे रहा भाई, क्यों भाई? थोड़ा सा मतलब अलग से हटके पूछ लिया तो आप उत्तर ही नहीं दे रहे। हाँ, आशीष कुमार का उत्तर आया है। हाँ भाई, गणित में थॉर्नडाइक के कौन सा नियम उपयोग में आता है? अब आप खुद सोचो कि हम सबसे पहले थॉर्नडाइक के नियम को जो है वो देखते हैं कि कौन से प्रमुख नियम थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कौन सा प्रमुख नियम, चलो ये मैंने आपको दे दिया। कौन सा प्रमुख नियम उपयोग में आता है? हाँ भाई, अब बताओ। गणित में थॉर्नडाइक का कौन सा प्रमुख नियम जो है वो उपयोग में आता है? सुनील कुमार कह रहे हैं पहला नियम, आशीष कुमार कह रहे हैं थर्ड नियम। अच्छा, और बाकी बाकी सब सोचो। अब तीन तो प्रमुख नियम है, तीन में से कोई एक आंसर है आपके सामने। बताओ भाई, कौन सा आंसर हो सकता है? जल्दी 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 बाकी सब भाई। अभी मैं उत्तर देता हूँ इसका कि कौन सा नियम होगा। इसका जो नियम होगा, इसका जो आंसर होगा, अगर वो मैं आपको बताऊं तो हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि थॉर्नडाइक के कौन कौन से नियम थे। पहले था तत्परता का नियम, पहला था कौन सा, तत्परता का नियम। ठीक है, दूसरा नियम था सर कौन सा, अभ्यास का नियम। और तीसरा कौन सा था, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम तो ये कहता था कि आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पिलाने में विवश नहीं करा सकते। तो यानी कि यहाँ पर तो बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सीखने की। गणित में जो है हम क्या है, गणित को किस प्रकार से सीखते हैं। चलो, दूसरा जो नियम अब बात करते हैं, पहले तीसरे नियम की यानी कि प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम तो सर ये कहता है कि हमें जो है संतुष्टि मिली या असंतुष्टि मिली या जो भी हुआ, पुरस्कार मिला, दंड मिला, पर जब हम गणित के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हम उसका बार बार क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। कई बार हमें जो है उत्तर पता होता है पर हमारा उत्तर नहीं आ रहा होता है, तो हम दूसरे दूसरे नियम लगा लगा के क्या उसका सही उत्तर निकालने को यानी कि हैंस प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर होगा वो कौन सा नियम होगा, वो सेकंड होगा, यानी कि अभ्यास का नियम। इसका सही उत्तर बनेगा। ये गणित में क्या है, हम अभ्यास करते हैं चीज़ों का, बार बार उसको दोहराते हैं। तो गणित में हो चाहे सामाजिक विज्ञान में हो, अगर इस प्रकार से प्रश्न बनता है, ये बना भी है पहले, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा नियम होगा, अभ्यास का नियम होगा। तो अगर ऐसा मैं अगर कोई एक और जो है आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब डायरेक्ट नहीं बनेंगे, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि ये नियम क्या कह रहा है। अगर मैं और क्वेश्चन बनता हूँ, और अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि मेरा क्वेश्चन आता है कि खाना खाने के बाद गुलाब जामुन खा लेना खा लेने से तृप्त हो गया। बताओ भाई, खाना खाने के बाद गुलाब जामुन, अब हम सब ने हाँ खाना खाया और खाना खाने के बाद हमें क्या मिल गया, गुलाब जामुन मिल गया। और उस गुलाब जामुन को खाने से हमें लगा कि वाह यार, खाने के बाद मैं तृप्त हो गया, यानी कि जो मुझे बस इसकी इसकी जरूरत थी बस वो भी मेरे को क्या हो गई, मिल गई। तो ये कौन सा नियम कहला सकता है, यह कौन से नियम से संबंधित है? इस प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है कि यह इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो कौन से नियम से संबंधित है। बताओ भाई। अब देखो, अब फिर हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर जो है तीन नियम से जो है बात पूछी गई थी। पहला नियम क्या, तत्परता का नियम। पहला नियम क्या, तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई भी बात नहीं है कि मेरा मन नहीं था गुलाब जामुन खाने का या इस तरीके से हो गया, वो नहीं। दूसरा नियम क्या था, अभ्यास का। तो अभ्यास का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। अब तीसरा आप देखो क्या, संतुष्टि का नियम या असंतुष्टि का नियम। तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं उसके बाद हमने गुलाब जामुन खाया तो हम एकदम संतुष्ट हो गए कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो है संतुष्टि का नियम या असंतुष्टि का नियम। तो इसका अगर सही उत्तर होगा तो कौन सा होगा, तीसरा नियम जो है वो सही उत्तर होगा, प्रभाव का नियम। यानी कि संतुष्ट हो गए या असंतुष्ट हो गए, या दोष का नियम यानी कि या पुरस्कार का नियम। तो हमें क्या मिला, या पुरस्कार के रूप से हम इस प्रकार से कह सकते हैं। अगर और मैं यहाँ से प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाऊं तो हाँ, प्रश्न में लिखता हूं। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। एक और प्रश्न आ रहा है कि प्रश्न आता है
पूर्व में कुत्ते के पीछे पड़ने पर, पूर्व में कुत्ते के पीछे पड़ने पर मैं पेड़ पर चढ़ गया था। पूर्व में कुत्ते के पीछे पड़ने पर मैं पेड़ पर चढ़ गया था और उसके बाद कोई जानवर पीछे पड़ता है तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। ये थॉर्नडाइक का कौन सा गौण नियम के बारे में बताता है? पूर्व में कुत्ते के पीछे पड़ने पर पेड़ पर चढ़ गया था और उसके बाद कोई जानवर पीछे पड़ता है तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। ये थॉर्नडाइक के कौन से गौण नियम के बारे में बताता है? बताओ भाई। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर गॉड नेम की बात हो रही है, सेकेंडरी लॉस की बात हो रही है, जो हमने ट्रिक से याद किया था, BAMCA, अगर आपको याद हो। हाँ भाई, अब नियम का नाम बताना है, कौन सा नियम था? बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक का नियम, फिर हमने देखा था कौन सा मनोवृत्ति का नियम, फिर हमने देखा था कि साहचर्य परिवर्तन का नियम, और फिर हमने देखा था एक कौन सा नियम था लास्ट वाला जो ए से बच रहा है, आत्मीकरण का नियम। ये रहा। तो ये जो है कुल 5 गौण नियम के बारे में हमने चर्चा की थी। बताओ भाई ये कौन सा नियम होगा? फिर आप प्रभाव के नियम की बात कर रहे हैं पिंकू माली, या तो आप पीछे चल रहे हैं क्लास से। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा गौण नियम है? प्रभाव का नियम गौण नियम था? नहीं था, वो तो मुख्य नियम था। जो विष्णु आत्मीकरण का नियम। देखो भाई, उपयोग अनुपयोग का नियम, नहीं नहीं नहीं, आप गलत चल रहे हैं। देखो भाई, अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या नियम था। पहला नियम था बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि जब कोई नया काम सीखते हैं तो बहुत सारी पूर्व में गलती करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, उस अनुभव से हम सीखते हैं। आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि हम चीज़ों को टुकड़ों में तोड़कर फिर हम सीखते हैं। मनोवृत्ति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एटीट्यूड, यानी कि अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अच्छा सीखते हैं किसी के भी प्रति। फिर था आत्मीकरण का नियम, यानी कि नई चीज़ को पुरानी सीखी हुई चीज़ से जोड़ दो। सीखना बहुत तेज और आसान हो जाता है, जितनी ज़्यादा असमानता होगी उतना ज़्यादा स्थानांतरण होगा। यानी कि साइकिल चलाना पहले से आता है, शिक्षक कहता है बाइक भी वैसे ही होगी, बस गियर डालना है। तो इन दोनों की चीज़ों में आप डिफरेंस देखना। ये क्या कह रहा है, नई चीज़ को पुरानी सीखी हुई चीज़ से क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, सीखना बहुत तेज और आसान हो जाता है। अब यहाँ पर तो क्या बात हुई थी कि आपने कोई पुरानी चीज़ कोई सीखी थी और उसे नई चीज़ में जोड़ दी। अब अगला आता है कौन सा, साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। पहले किसी स्थिति में जो प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स दी थी वही प्रतिक्रिया धीरे धीरे दूसरे समान स्थिति में भी देने लगते हैं। तो मेरा आंसर ये होगा कि पहले जब मेरे पीछे कुत्ता पड़ा था तो मैं क्या, पेड़ पर चढ़ा था। ये देखो, पहले किसी स्थिति में जो प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स दी थी, मैंने क्या रेस्पॉन्स दिया था, क्या प्रतिक्रिया दी थी, कि मैं पेड़ पर चढ़ गया था। वही प्रतिक्रिया धीरे धीरे दूसरे समान स्थिति में भी क्या करते हैं, देने लगते हैं। यानी कि फिर दूसरी बार क्या हुआ, कोई भी जानवर पीछे पड़ा तो मैं क्या चढ़ जाता था, पेड़ पे चढ़ जाता था। यानी कि वही समान प्रतिक्रिया मैं बार बार देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, साहचर्य परिवर्तन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो ऊपर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं इसका उत्तर, साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो यह ये जो आंसर है
वो दिया था अंकित पालीवाल ने, जो है वो सही उत्तर दिया था। आप दोनों को चीज़ों, एक में तो आपने क्या है सीखा है और एक में आपने पूर्व में कोई प्रतिक्रिया दी है। तो जब प्रतिक्रिया दी है, दूसरी प्रतिक्रिया में कर रहे हैं, तो वो साहचर्य परिवर्तन का नियम। अगर पहले से कुछ सीखा है उसको नए में सीख रहे हैं, तो वो कौन सा होगा? तो वो हमारा होगा आत्मीकरण का नियम। दोनों में जो है कंफ्यूज नहीं होना है भैया, दोनों अलग अलग चीज़ है। वापस देख लो, वापस देख लो, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर क्या होता है, आप पहले किसी स्थिति में जो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स दी, वही प्रतिक्रिया धीरे धीरे दूसरे स्थान में। ये देखो, घंटी बजी तो कुत्ता लार टपकाता है, बाद में सिर्फ घंटी बजी तो लार टपकाता है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या था कि नई चीज़ को पुरानी सीखी हुई चीज़ में क्या कर दो, जोड़ दो। पुरानी आपने क्या सीखी थी, पुरानी आपने सीखा था मान लो साइकिल चलाना, अब आप क्या कहते हो, बाइक भी वैसे ही चलती है, यानी कि उसको आपने जोड़ दिया। यहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, वहां पर तो मैं क्या कर रहा था, कुत्ते के पीछे चढ़ने पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था कि मैं पेड़ पर चढ़ रहा था। हिंदी व्याकरण आता है, अंग्रेजी में वैसे ही नियम समझा दो, जल्दी समझ आता है, नया पुराना थोड़ा बदलाव आ जाता है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, आज की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। क्लियर है भाई? अभी तक चीजें समझ आई कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये इस प्रकार से प्रश्नों को जो है थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम और 5 जो है वो गौण नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपको चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर अगर कोई तत्परता की बात कर रहा है, तो वो लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि कोई कितना तैयार है उस कार्य को करने के लिए, तब तो बात आएगी तत्परता का नियम। फिर बात आता है अभ्यास का नियम, यानी कि कोई भी गणित है, सामाजिक विज्ञान है, इस प्रकार के विषय जहां पर बार बार अभ्यास करने से जो है हमारी चीजें जो है अच्छी होती है, तो वो आएगा कौन सा, अभ्यास का नियम। तीसरा आता है प्रभाव का नियम, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा था, या मैं संतुष्ट हो रहा था या मैं असंतुष्ट हो रहा था, किसी ना किसी चीज पर प्रभाव पड़ रहा था, या मेरे को पुरस्कार या दोष मिल रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा था क्या, थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम की बात की थी। यहां पर हमने ट्रिक याद की थी, BAMCA। बी से क्या है, बहु प्रतिक्रिया, यानी कि हम किसी कार्य को सीखने के लिए बहुत सारी क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो अगर वो गणित वाला क्वेश्चन जो है, अगर वो गौण नियम से पूछा जाता, तो कौन सा नियम होता, बहु प्रतिक्रिया का नियम होता। फिर हमने देखा था क्या, ए से कौन सा होता है, तो BAMCA। ए से हमारा था आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि बहुत बड़ी क्रिया को हम छोटी छोटी क्रियाओं में तोड़कर देख लेते हैं। यानी कि हमने पूरा जो सिलेबस है वो हमने तय किया कि हम 3 महीने में खत्म करेंगे, हमने छोटे छोटे हफ्तों में क्या किया, तोड़ दिया। फिर हमने क्या देखा, मनोवृत्ति का नियम, यानी कि आपका एटीट्यूड कैसा है किसी के प्रति। अगर आपका एटीट्यूड किसी टीचर के प्रति, किसी के भी प्रति अगर अच्छा है, तो आप सकारात्मक रूप से जो है वो अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। फिर कौन सा होता है, एक होता है आत्मीकरण का नियम और एक होता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। आत्मीकरण का नियम कहता है कि पुरानी सीखी हुई चीज को हम नई सीखी हुई चीज में जोड़ देते हैं, जबकि जबकि साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है, साहचर्य परिवर्तन का नियम कहता है कि पुराने कोई चीज हुई, उसमें क्या प्रतिक्रिया दी, और उसको आपने वापस, अगर कोई वही सेम चीज हुई है, तो हमने उस प्रतिक्रिया से क्या किया, कर दिया, दोनों को रिलेट कर दिया। तो ये होता है लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, यानी कि साहचर्य परिवर्तन का नियम। सर जी, क्लास का टाइम पहले नहीं पता नहीं था, पहले क्वेश्चन के आंसर थे। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्लास को थोड़ा आप आगे कर दो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कौन सा आज का जो आज के जो क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यानी कि यहाँ से क्या है, थॉर्नडाइक द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए थे। ये सिद्धांत भी जो है वो पेपर की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये निश्चित रूप से आपसे पेपर 1 में भी पूछे जाएंगे और पेपर 2 में भी पूछे जाएंगे। तो यानी कि सबसे पहला आता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, यानी कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यानी कि प्रयास एवं त्रुटि को क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब इस सिद्धांत में होता क्या है, तो पहले इस सिद्धांत के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक साहब ने। किसने दिया भैया, ये सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक साहब ने। अब पूछा जाएगा कि ये जो सिद्धांत था, यानी कि ऊपर नाम लिख देता हूं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब इसके अंदर होता क्या है, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी मैं कह सकता हूं। इसके अंदर थॉर्नडाइक को हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये आपको पता होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है किसको, थॉर्नडाइक को। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसके अंदर ये जो दिया गया सिद्धांत, ये किसके ऊपर दिया गया, बिल्ली के ऊपर दिया गया, या मैं कह सकता हूँ कोई भूखी बिल्ली के ऊपर दिया गया। इस सिद्धांत में होता क्या है कि ये इस प्रकार का क्या होता है, एक पिंजरा होता है। क्या होता है भैया, पिंजरा होता है। ठीक है, अब ये मैंने कह दिया कि इस प्रकार से क्या है, एक पिंजरा बना देते हैं। इस पिंजरे के अंदर क्या होता है कि एक भूखी बिल्ली होती है। ठीक है, ये बिल्ली है भूखी, इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये क्या है भाई, ये बिल्ली है। ठीक है, यहां पर मैं पिंजरे का एक गेट बना देता हूं, ये पिंजरे का क्या है, गेट है। ठीक है, अब क्या होता है
कि इसके सामने मैं इसका एक कोई फेवरेट फूड रख देता हूँ, क्या सोच लेता हूँ मैं, ये क्या है, ये एक मछली है, ये इसका क्या है, ये इसका खाना है। ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, सुनो अब ध्यान से सुनना, कि मैंने क्या किया कि ये एक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली जो है वो बंद थी, और इसका ये पिंजरे का जो है वो गेट था, और यहाँ पर क्या किया, इसके बाहर मैंने खाना रख दिया, इसका फेवरेट फूड रख दिया। मैंने इस फेवरेट फूड को बोला कि ये मैंने जो है वो एक प्रकार की मछली जो है वो रख दी। ठीक है। अब ये जो मछली रखी तो बिल्ली के मन में क्या आ रहा है कि यार मेरे को इस मछली को खाना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या दिखा, सबसे पहले इसके अंदर मैं इसे कहता हूं कि इसे क्या कहता हूं, ये इसे मैं कहता हूं उद्दीपन। उद्दीपन, या इंग्लिश में इस शब्द को मैं कहता हूं क्या, स्टिमुलस। इंग्लिश में मैं इस शब्द को क्या कहता हूं, स्टिमुलस। ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखा मैंने, इसके सामने इसको कोई उद्दीपन दिया, यानी कि कोई स्टिमुलस दिया। अब क्या हुआ कि ये बिल्ली को बहुत तेज भूख लगी थी, भूखी बिल्ली थी, तो बिल्ली ने कहा मेरे को किसी ना किसी तरह क्या करना है, इसको खाना है, इस मछली को खाना है। तो वो क्या करती है, इस पिंजरे के अंदर क्या करती है, बहुत सारे प्रयास करती है, और उस प्रयास के बीच में मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर या इस साइड क्या है, एक छोटा सा जो है मैं लीवर लगा देता हूँ। क्या लगाया मैंने, एक लीवर लगाया, यानी कि एक बटन लगा दिया, जिससे मैं कह सकता हूँ कि अगर इस बटन पर इसका पैर पड़ जाएगा तो ये पिंजरा जो है वो खुल जाएगा। ठीक है। तो अब इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को हम कहते हैं SR थ्योरी। ध्यान से सुनना, इस सिद्धांत को क्या बोला, SR थ्योरी। एस से हमने क्या लिखा था, स्टिमुलस लिखा था, तो मैं यहाँ एस से लिख देता हूँ क्या, स्टिमुलस। आर से क्या होता है, आर से होता है हमारा रेस्पॉन्स। क्या होता है भाई, रेस्पॉन्स। यानी कि इस स्टिमुलस को, यानी कि इस उद्दीपन को देखकर बिल्ली क्या कर रही थी, कुछ ना कुछ अनुक्रिया कर रही थी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये क्या कर रही है, रेस्पॉन्स दे रही है। रेस्पॉन्स क्या दे रही है, ये अनुक्रिया कर रही है, ये बहुत सारे प्रयास कर रही है, और उन प्रयास में क्या है कि उसका गलती से इस लीवर के ऊपर जो है वो बटन जाकर लग जाता है, इस लीवर के ऊपर जो है इसका पैर लग जाता है, और ये पिंजरे का गेट खुल जाता है, और बिल्ली जो है बाहर निकलकर उस खाने को खा लेती है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें मैंने बोला क्या, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जो है मैंने इसे कहा, या इसे मैं हिंदी में नाम दूंगा तो मैं क्या कहूंगा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। तो इस सिद्धांत में हुआ क्या था, इसमें उन्होंने, थॉर्नडाइक साहब ने क्या बोला कि उन्होंने कहा कि एक भूखी बिल्ली को हमने पिंजरे में बंद किया था, उसके सामने हमने इसका खाना रखा, उसका खाना रखा मछली। अब क्या हुआ कि जैसे इसका खाना मछली रखा था, यानी कि उसे एक उद्दीपन दिया, एक स्टिमुलस दिया। इस उद्दीपन को देखकर उसने प्रतिक्रिया की कि यार मुझे कैसे भी करके इस पिंजरे से बाहर निकलना, और पिंजरे से बाहर निकलकर इस मछली को क्या करना है, खाना है, यानी कि मुझे मेरा खाना जो है वो खाना है। तो क्या करती है वो, इसके अंदर बहुत सारे प्रयास करती है, और मान लो उसने प्रयास इस प्रकार किए कि वो आधे पौन घंटे तक इस पूरे के पूरे पिंजरे के अंदर घूमती रहती है। या मैंने कहा वो पहले दिन जब फर्स्ट डे होता है, जब 1 घंटे तक क्या है, इस पिंजरे में घूमती है, और इस 1 घंटे में पिंजरे में घूमती है तो गलती से उसका जो है पैर जो है इस बटन के ऊपर लग जाता है, इस लेवर के ऊपर लग जाता है, और ये पिंजरा है वो आसानी से खुल जा सिमसिम हो जाता है, यानी कि खुल जाता है। खुलते ही मछली जो है, बिल्ली जो है वो मछली को खा लेती है, यानी कि अपना खाना खा लेती है। ठीक है। अब दूसरे दिन फिर ऐसा होता है, तो बिल्ली को जब उसने 1 घंटे तक प्रयास किया तो उसको ये समझ नहीं आया था कि यार मेरा पैर कहां पर पड़ा। वो बार बार क्या है, इसमें दौड़ दी गई इस पिंजरे के अंदर, और गलती से वो क्या हुआ है, वो पैर पड़ जाता है 1 घंटे बाद। जब दूसरे दिन हुआ तो फिर बिल्ली को ऐसा लगने लगा कि यार मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रयास करूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ जो है वो बटन जो है वापस लगेगा। अब वो दूसरे दिन जब वो प्रयास करी थी तो वो सोच समझ कर करी थी कि मैं देखती हूँ कि बटन जो है वो कहाँ पर है। तो फिर उसको बटन मिलता नहीं है, पौन घंटा हो जाता है, 45 मिनट हो जाते हैं, वो बटन मिलता नहीं है। तो फिर वो दौड़ने लगती है, और दौड़ते वक्त उसका फिर जो है गलती से यहाँ पर पैर पड़ता है, और फिर जो है वो खुल जा सिमसिम हो जाता है, और मछली जाकर खा लेती है। ऐसे ही जब ये प्रयास जो बार बार करती है, यानी कि हफ्ते भर तक करती है, तो हफ्ते भर तक तीसरे दिन उसको यह आभास हो जाता है कि ये बटन जो है वो या तो इस साइड है, या फिर इस साइड है, या फिर इस साइड है, इस पिंजरे वाले साइड ये बटन नहीं है। धीरे धीरे उसको ये आभास होने लगता है कि ये बटन जो है वो 2 साइड में सो सकता है। फिर तीसरे दिन आवाज, यानी कि इस तरीके से उसको आभास होता है, और ये परफेक्ट जगह को वो पहचान लेती है कि जैसे ही उसके बाद मछली मिलेगी, जैसे ही उसे खाना मिलेगा, वो इस बटन को जाकर जब लगाएगी, और क्या हो जाएगा, गेट खुल जाएगा, और वो बिल्ली जाकर खाना खा लेगी। तो इस सिद्धांत से जो है वो थॉर्नडाइक साहब ने बताया है कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग, यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि जब आप प्रयास कर रहे हो तो आपसे गलतियां होगी, निश्चित रूप से गलतियां होगी। इस बिल्ली से 1 घंटे तक गलतियां हुई, पौन घंटे तक गलतियां हुई, पर धीरे 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 वो एक सटीक उत्तर तक पहुंच गई कि उसका उत्तर कहां है, उसका उत्तर इस लीवर के अंदर है। जैसे ही यहां पर पैर लगेगा, खुल जा सिमसिम हो जाएगा, और बिल्ली जाकर क्या कर लेगी, खाने को खा लेगी।
तो ये सिद्धांत जो है किसके ऊपर दिया गया, बिल्ली के ऊपर दिया गया। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक साहब ने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत होता है। बिल्ली बार बार प्रयास करती है। और फिर इस सिद्धांत के क्या नाम थे, तो हमेशा ध्यान रखना, पहले क्या रखी गई, पहले ये मछली रखी गई। जब मछली पहले रखी गई यानी कि पहले उसे स्टिमुलस दिया गया यानी कि उद्दीपन दिया गया, और इस उद्दीपन के बाद उसने क्या अनुक्रिया की यानी कि इसकी खुशबू को सींघकर वो क्या करी थी, वो झटपटा रही थी कि मुझे कैसे भी करके यहां से बाहर निकलना है, और अंततः उसका कोई पैर जो है वो लीवर पर दबता है और वो बाहर निकल जाती है। तो इसलिए सिद्धांत का नाम क्या पड़ता है, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या इसे मैं कह सकता हूं क्या, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है ये सिद्धांत। अब देखते हैं अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। देखो, थॉर्नडाइक भूखी बिल्ली को बॉक्स में बंद करके बाहर मांस का टुकड़ा रखा था। ये सिद्धांत जो है ये कब दिया था, तो ये भी डेट पूछ लेते तो याद रखना 1913 के अंदर जो है ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, इसके जो दूसरे नाम है मैंने आपको नाम बता दिया था कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर दूसरा दूसरा नाम पड़ता है संबंध सिद्धांत, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या था, एक प्रकार का संबंध था कि मछली और बिल्ली के बीच में, हम कह सकते हैं लिवर के बीच में, और क्या कहते हैं इस बॉक्स के बीच में। ये देखो आप, ये ट्रैप डोर था, ये कैट था, ये बॉक्स था, ये कैट फूड था। तो इस प्रकार से ये था। फिर क्या था, बंद सिद्धांत भी इसे कहा गया। फिर चयन और संबंध का सिद्धांत, चयन और संबंध का सिद्धांत, इसका नाम पड़ा ठोस अधिगम का सिद्धांत। फिर क्या, आवृत्ति का सिद्धांत, सेल्फ लर्निंग और ब्लाइंड लर्निंग। ये जो दो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सेल्फ लर्निंग यानी कि बिल्ली ने जो है वो खुद की गलतियों से सीखा कि जो लिवर का बटन है वो कहां पर हो सकता है। और दूसरा क्या है, ब्लाइंड लर्निंग, उसको सबसे पहले नहीं पता था कि मैं कुछ सीख भी रही हूं, वो बस प्रयास करती जा रही थी, और फिर अंत में जाकर 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद क्या, उस बटन के ऊपर वो पैर पड़ जाता है, यानी कि लीवर के ऊपर पैर पड़ जाता और वो गेट खुल जाता। तो इस प्रकार से इसके अन्य नाम आते हैं। आगे चलते हैं सिद्धांत के अंदर कि इस सिद्धांत के सीखने के क्या है, 8 सोपान बताए हैं। सबसे पहले क्या होता है, चालक या प्रेरक, यानी कि जो क्या कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, तो वो कौन थी, भूखी बिल्ली थी। ठीक है, फिर उसका लक्ष्य क्या था, मांस को खाना। गोल क्या था, यानी कि क्या, किसको खाना, मछली को खाना। फिर देखते हैं बाधा क्या आ रही थी, कि उसके बीच में बाधा थी कि वो एक बॉक्स के अंदर क्या थी, बंद थी। फिर उल्टे सीधे प्रयास क्या कर रही थी, कि पंजे मारना था, कूदना था, काटना था, खींचना था, रैंडम ट्रायल्स करना था। फिर क्या था, संयोगवश सही अनुक्रिया, यानी कि गलती से लीवर दब गया और करेक्ट रिस्पॉन्स बाय चांस, इसे हम कहते हैं। फिर हम कहते हैं लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य क्या हुआ, कि बॉक्स खुला, मांस खा लिया, यानी कि सक्सेस उसे मिल गई, मछली को खा लिया। फिर अभ्यास क्या था, तो बार बार ऐसा ही करने पर लीवर जो है सीधे दबाने लग गई। मैंने आपको कहा 1-2 हफ्ते तक सेम प्रक्रिया चली, और फिर उसको पता चल गया कि लीवर का था, तो वो उसको सीधा दबाने लग गई। स्थिरता क्या थी, अब हर बार तुरंत लीवर दबाती। सीखना पक्का हो गया था, यानी कि फिक्स हो गया था, तो इसे हमने कहा गया, फिक्सेशन कहा गया। तो क्लियर है भाई इतनी चीजें, क्लियर है सभी को। अब देखते हैं अब और प्रश्न यहां से कैसे बनते हैं। अब शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में उपयोग और इसके फायदे, कि इस सिद्धांत के शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में क्या क्या उपयोग होते हैं और इसके फायदे क्या क्या हैं, तो आओ उसको देखते हैं। छोटे बच्चे और मंद बुद्धि बच्चों के लिए बहुत अच्छा सिद्धांत है। ये प्रश्न ऐसे के ऐसे जो एग्जाम के अंदर पूछे गए, जिस प्रकार से हमने कल थॉर्नडाइक के नियम और गॉन्ड नियम से प्रश्न बनाए थे, वैसे के वैसे अब सिद्धांतों से भी प्रश्न बनेंगे। तो तो पहला पॉइंट क्या आ रहा है, छोटे बच्चों और मंद बुद्धि बच्चों के लिए बहुत अच्छा सिद्धांत है। यानी कि क्या, जो छोटे बच्चे हैं और जो मंद बुद्धि बच्चे मतलब वो इंटेलिजेंट इतने नहीं है, वो क्या करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं, त्रुटि करते हैं, और फिर बार बार उससे क्या करते हैं, सीखते हैं। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा है वो बार बार गिरता है और गिरता कर क्या है, वो चलना सीखता है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत जो है वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग, यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत छोटे बच्चे और मंद बुद्धि बच्चों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। अगली बात चलते हैं, ये सिद्धांत क्या कहता है कि धैर्य, मेहनत और परिश्रम की आदत जो है वो डालता है। यानी कि आप गलतियां करोगे, आप त्रुटि करोगे, पर आपको धैर्य, परिश्रम और मेहनत करना है, और इस सिद्धांत से हमें क्या है, हमें भी सीख लेनी है। आगे चलते हैं, अभ्यास पर जोर देता है, यानी कि जो सीखा जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है। ये कहता है कि आप बार बार अभ्यास करो, बार बार आप रिवीजन करो, अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, टाइपिंग, कंप्यूटर, गणित के सूत्र, खेल की स्किल। टाइपिंग, कंप्यूटर, गणित के सूत्र, खेल की स्किल, साइकिल चलाना, नाच गाना आदि कठिन कम समय में सीखने में बहुत काम आता है। आप चाहे टाइप सीख रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर सीख रहे हो, चाहे आप गाना डांस करना सीख रहे हो, चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हो, चाहे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिद्धांत का उपयोग है, यानी कि इसके अंदर बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं, त्रुटि करते हैं और प्रयास करते हैं।
फिर मन बुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्धांत है, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। ये फिर क्या है, इसमें बालकों में धैर्य व परिश्रम के गुणों का क्या होता है, विकास होता है। यानी कि इस सिद्धांत के अंदर जो बालक है वो धैर्य और परिश्रम के गुण का क्या कर सकता है, सिद्धांत कर सकता है। यानी कि उसके अंदर धैर्यता आती है कि मैं विफल होऊंगा, मेरा त्रुटि करूंगा, पर फिर भी मेरे को अभ्यास जो है वो करते आ जाना है। फिर अनुभव का महत्व होता है, यानी कि बिल्ली को जिस प्रकार से अनुभव हो रहा था कि ये जो लिवर है ये इधर तो नहीं है, ये दो तीन साइड हो सकता है, और अंततः जाकर क्या कर सकती थी, वो एक अनुभव के कारण वो पता चल गया था उसे कि वो लिवर या बटन जो है वो कहां पर लगाया हुआ है। आगे चलते हैं, बालक आशावादी व आत्मनिर्भर बनते हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, बालक आशावादी और आत्मनिर्भर भी बनते हैं, और गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र जैसे विषय को सीखने में यह सिद्धांत जो है उपयोगी होता है। तो ये सिद्धांत के थे कुछ। तो ये हमने देखा है सिद्धांत के बारे में। उम्मीद करता हूं कि अब यहां से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आपको इतनी चीज जो है वो इसके अंदर पढ़नी है। चलो भाई आगे चले भाई, थॉर्नडाइक का सिद्धांत सभी को क्लियर है? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये चीज क्लियर है। इसको मैंने चित्र बनाकर ही बता दिया आपको, ये देखो आराम से। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई और ढंग से आप समझ पाओगे। और सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि एग्जाम में दूसरे नाम क्या होते हैं इसके, और इसको क्या है, सीखने के 8 सोपान कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें जो है हमने इसके अंदर देखी। सिद्धांत के अंदर शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में क्या उपयोगी है, यानी कि इन सभी पॉइंट से जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षा, चाहे आप एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करो, चाहे आप शारीरिक शिक्षा यानी कि खेल मनोविज्ञान की बात करो, ये सभी जो पॉइंट है ये सभी एग्जाम वाले पॉइंट है, इनको आप नोट कर लेना, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ये सभी जो है मैं हर एक एग्जाम से निकाल कर लाया हूँ, हर एक पॉइंट से ढूंढ कर आया हूँ कि भाई किसके अंदर कौन सा जो है यहां से प्रश्न बना है। क्लियर है भाई सभी को? आगे चलते हैं। पावलोव का सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इस शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब ये सिद्धांत जो है ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो आओ इस सिद्धांत को भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है। इस सिद्धांत के अंदर ये सिद्धांत जो है वो किसने दिया गया, तो वो पावलोव ने दिया गया, पावलोव ने दिया गया। ठीक है, इयान पावलोव, इयान पेट्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम था। इस सिद्धांत को हमने क्या बोला, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हमने बोला। क्या बोला भैया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यानी कि और क्या बोला, तो क्लासिकल कंडीशनिंग बोला हमने इंग्लिश में। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब इस सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है वो किसके ऊपर दिया गया, तो कुत्ते के ऊपर जो है ये सिद्धांत दिया गया। अब होता क्या है, देखना ध्यान से सुनना। एक फिर से मैं पिंजरा बनाता हूं, ये फिर से मैंने एक पिंजरा बना दिया, पर इस बार बिल्ली की जगह क्या है, इसके अंदर एक कुत्ता जो है वो इसके अंदर बंद है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। ये क्या है, ये एक कुत्ता है जो इस पिंजरे के अंदर क्या है, बंद है। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है सर, इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, सिद्धांत को हम कहते हैं सी आर थ्योरी। सिद्धांत को क्या कहते हैं भैया, सी आर थ्योरी। सी आर थ्योरी, सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब होता है कंडीशन, कंडीशन। आर का अर्थ होता है क्या, रेस्पॉन्स, और फिर क्या आता है, थ्योरी। तो ये सिद्धांत जो है ये, अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर इसके अंदर क्या होता है, इस कुत्ते की क्या है कि यहां से मैं एक मशीन लगाता हूं, और ये मशीन जो है ये क्या करती है, लार को चेक करती है। इसके मुंह पे मैंने एक मशीन लगाई है, और इस मशीन से क्या करता है कि इस कुत्ते के अंदर ये मशीन जो है वो जितनी इसकी लार बनी है उसको वो चेक करती है उस कुत्ते के अंदर की, जब खाना दिया जाएगा तो कितनी लार इसके अंदर बनेगी। ये मशीन मैंने लगा दी है, यहाँ पर लिख दिया है लार की जानकारी देने की मशीन। ये मशीन है, ये बता देगी किस प्रकार से कितनी जो लार आ रही है इस पाइप से जो है इस मशीन के अंदर आएगी इसकी लार, और वो बता देगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फिर मैंने जो है एक गेट बनाया है, कि इस गेट के बाद मैंने क्या किया कि अब मैंने इस कुत्ते को क्या दिया, खाना दिया।
ठीक है, तो मैं इस कुत्ते को देता हूँ, ये इस प्रकार का जो है कोई फूड देता हूँ, ये इसका क्या है, मान लो फेवरेट फूड है, मन पसंदीदा फूड है, मन पसंद खाना। ठीक है, तो जब भी जो है पावलोव साहब ने इसको जो है मनपसंद जो है वो खाना दिया, मनपसंद जो खाना दिया, तो क्या हुआ कि मनपसंद जैसे ही इसको खाना मिला, जैसे ही इसने खाने को देखा तो क्या हुआ, इसके मुंह पे लार आई, और उस लार को क्या है पावलोव साहब ने नोट कर लिया कि इसके मुंह पे ये लार आई है, ये मशीन लगी हुई है, इस मशीन से हम जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, पहला दिन था, कि हमारा कौन सा था, पहला दिन था। तो पहले दिन की कंडीशन क्या बनी, यू सी एस इज इक्वल टू यू सी आर। अब सर ये यू सी एस और यू सी आर क्या होता है, थोड़ा ये भी बता दो। तो यू एस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अनकंडीशन स्टिमुलस, और इसे यू सी आर को मैं क्या लिखता हूं, तो इसे मैं लिखता हूं अनकंडीशन रेस्पॉन्स। क्या लिखा मैंने, यू सी एस और यू सी आर लिखा, अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रेस्पॉन्स के बारे में मैंने लिखा है, ये रहा स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक, और इसके साथ क्या मिली है, स्वाभाविक क्या मिली है, प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अब ये सिर्फ कुत्ते के साथ नहीं है भैया, ये सब हमारे सामने भी है, कि अगर हमारे सामने कोई मन पसंदीदा जो खाना आता है, तो मन पसंदीदा जैसे ही खाना आता है तो हमारे मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है कि यार एकदम इसको तो फटाफट खाना है। मान लो रसगुल्ले आ गए, मान लो गुलाब जामुन आ गए, मान लो गाजर का हलवा आ गया सर्दियों में, तो क्या हो गया भैया, सामने मुंह पे के अंदर क्या आ गई, लार आ गई। तो यानी कि इसका मतलब है स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक चीज है कि अगर स्वाभाविक आप क्या दोगे, कोई उद्दीपक दोगे, मान लो गाजर का हलवा दोगे, तो मुंह के सामने क्या आएगी, लार आएगी, मुंह के अंदर क्या आएगी, लार आएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फर्स्ट डे की कंडीशन थी, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिखा मैंने, डे वन लिखा। ठीक है, अब क्या होता है, अगले दिन से क्या होता है, पावलोव साहब जो है वो फिर से अब क्या करते हैं, अब वो घंटी बजाते हैं, जैसे ही वो खाना देते हैं तो मैं कह देता हूं कि यहां पर एक घंटी बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने क्या बनाई, ये मैंने घंटी बनाई। तो अब अगले दिन से पावलो साहब क्या करते हैं, पावलो साहब करते हैं कि जैसे इसको खाना देते हैं और साथ में क्या करते हैं, एक टन 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 घंटी बजाते हैं। तो कुत्ते को रोज, तो जब पहले दिन ऐसा किया, पहले दिन ऐसा किया कि एक घंटी बजाई, तो घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह में उन्होंने देखा कि कोई लार नहीं आई, उन्होंने क्या बजाया, सिर्फ घंटी बजाई, उस टाइम उन्होंने खाना नहीं दिया। जब दूसरे दिन की बात हुई, पहले दिन की तो उन्होंने सिर्फ खाना दिया, तो क्या हुआ कि उस कुत्ते के मुंह में जो लार आई वो उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, एक घंटी बजाई, तो कुत्ता सोचता है क्या है भाई ये घंटी क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो वो चुपचाप बैठा रहता है। फिर जैसे ही घंटी बजाई और उन्होंने क्या किया, भोजन रख दिया, तो भोजन रख दिया तो कुत्ता वापस जो बाहर आया था और उसके मुंह में फिर जो है वो लार आ जाती है। ठीक है, दूसरा दिन था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो रोज ये आदत डालते हैं कि जैसे ही वो भोजन रख रहे होते हैं उससे पहले क्या बजाते हैं, वो घंटी बजाते हैं, जैसे ही भोजन देने होते हैं उससे पहले वो एक घंटी बजा देते हैं। तो ऐसे वो लगातार जो है एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक करते हैं। तो धीरे धीरे कुत्ते को ये महसूस होने लगता है कि जैसे ही ये घंटी बजेगी वैसे ही क्या होगा, मुझे भोजन मिलेगा, जैसे ये घंटी बजी मुझे क्या मिला, भोजन मिला। तो क्या होता है, उसके बाद वो देखते हैं कि महीने भर बाद, 20 दिन बाद वो ये महसूस करते हैं कि अब जो कंडीशन है वो बदल गई है। अब क्या बन गया है, अब सी एस इज इक्वल टू सी आर बन गया है। तो सर क्या होता है सी एस और क्या होता है सी आर, तो इसको मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। यानी कि यहां पर हो गया क्या, कंडीशन स्टिमुलस, यहां पर क्या बन गया भैया, कंडीशन लगा दी, कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि वो हमेशा क्या कर रहे थे, एक घंटी बजा रहे थे और घंटी से क्या हो रहा था, फिर खाना दे रहे थे। तो अब कुत्ते को ऐसा लगने लगा कि जब भी घंटी बजेगी तब क्या मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा। तो अब वो घंटी को सुनकर ही उसके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। जब 30वें दिन या 25वें दिन उन्होंने देखा तो उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई और इसके मशीन के अंदर क्या आ गई, उसकी लार आ गई। यानी कि उन्होंने देखा कि अब क्या हो गए, कंडीशन स्टिमुलस इज इक्वल टू कंडीशन रिस्पॉन्स वाली थ्योरी हो चुकी है। यानी कि इसका अर्थ है कि अब यहां पर कंडीशन स्टिमुलस क्या था, तो मैं कह सकता हूं अस्वाभाविक क्या थी, अस्वाभाविक उद्दीपक था। अब मैं आपके सामने घंटी बजाता हूं, क्या आपके लार आएगी, नहीं आएगी, क्या किसी कुत्ते में आएगी, नहीं आएगी। तो ये क्या था, ये क्या था, अस्वाभाविक उद्दीपक था। इसे मैं कह सकता हूं क्या है, ये घंटी बजाना, ये कैसा है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। अब इसमें क्या हुआ, ये अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भी हो गई। अस्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या हुई कि इस घंटी की आवाज को सुनकर क्या आ गई, लार आ गई। यानी कि घंटी को सुनकर, घंटी सुनकर लार आना। तो ये क्या हो गई, ये हमारी इस तरीके से
अब देखो, घंटी की आवाज को सुनकर के आ गई, लार आ गई, तो ये क्या हो गई, ये हमारी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गई। तो ये वाली जो कंडीशन बनती है कब बनती है, ये आखिरी दिन, यानी कि जब वो लास्ट दिन, जब वो बार बार घंटी बजाकर ये कर रहे थे, तो ये वाली कंडीशन बन गई, यानी कि सी एस इज इक्वल टू सी आर। इस वजह से इसका सिद्धांत जो है वो भी ये क्या बन गया, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी। तो इसका सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी। तो लास्ट डे क्या हुआ है, सी एस इज इक्वल टू सी आर हो गया है, ये वाली कंडीशन हुई है। जबकि जबकि फर्स्ट डे सर कौन सी कंडीशन थी, तो फर्स्ट डे हमारे पास कंडीशन थी कौन सी, यू सी एस इज इक्वल टू यू सी आर। तो ये इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया है। एक बार वापस देख लेते हैं शॉर्ट में कि होता क्या है। पावलोव साहब जो है, पावलोव साहब, और इनको इस सिद्धांत के पीछे कहा जाता है कि 1904 के अंदर, 1904 के अंदर नोबेल पुरस्कार इन्हें मिलता है। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें क्या है, नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इवान पावलोव को। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने सिद्धांत जो है वो कुत्ते के ऊपर दिया था। कुत्ते के जो मुंह में है एक घंटी की, क्या एक लार जो है, लार की जो मशीन है, वो पाइप जो है वो बांध देते हैं, और फिर वो पहले दिन भोजन देते हैं। जब भोजन देते हैं तो वो ये देखते हैं कि भाई उस भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार आई। और यह बहुत चीज जो है वो स्वाभाविक है, यानी कि पहले दिन की जो प्रक्रिया रही वो क्या रही, यू सी एस इज इक्वल टू यू सी आर, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक दिया तो स्वाभाविक क्या आई, प्रक्रिया आई, प्रतिक्रिया आई, यानी कि भोजन को देखकर क्या आई, लार आई। जिस प्रकार से हमारे अंदर भी होता है, हम भी देखते हैं कि हमारा जो फेवरेट फूड होता है या फेवरेट खाना होता है, जैसे ही हमारे सामने एकदम गरम गरम निकलता है तो हमारे मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि अब उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, तो घंटी बजाकर कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उसके मुंह में कोई लार नहीं आई। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही हर बार घंटी बजाते हैं और वो क्या करते हैं, भोजन देते हैं, ये वो चीज़ है वो 15-20 दिन 25 दिन तक करते हैं। तो तब उनको, कुत्ते को ये महसूस होता है कि जब भी घंटी बज रही तो मुझे क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। और बाद में अंत में क्या होता है, 25वें दिन वो क्या करते हैं, सिर्फ घंटी बजाते हैं और उसके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। यानी कि उन्होंने क्या किया, उसका संबंध जो पहले भोजन के साथ था, लार आना किसके साथ संबंध था, भोजन का देखकर जो लार आ रही थी, अब सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर भी उसके मुंह में क्या आ रही है, लार आ रही है। यानी कि ये जो संबंध था ये यू सी एस से क्या चेंज हो गया, सी एस इज इक्वल टू सी आर हो गया है। तो ये हमारी थी कौन सी थ्योरी, पावलोव की थ्योरी थी। और इसके पीछे उन्होंने क्या किया था, उनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजित किया गया था 1904 के अंदर। तो ये चीजें हमको यहां से सीखनी है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। अब इसकी देखते हैं क्या है। देखो, प्रतिपादक तो कब है, इवान पेट्रोविच पावलोव, रूस के थे, नोबेल पुरस्कार मिला 1904 के अंदर। इसके जो दूसरे सिद्धांत थे वो क्या, दूसरे नाम थे, एक तो क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि क्या किया था, घंटी के साथ उसको अनुकूलित कर दिया था, एडेप्टेशन कर दिया था। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, सी आर थ्योरी जो है, इसको इस नाम से जाना गया। ठीक है, फिर क्या था, प्रतिक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। अब ये देखो, यहां से इतने सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम के अंदर आए हैं, सभी नाम जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये सभी नाम अपने नोटबुक में लिख लेना, नहीं तो वो आपको क्लियर नहीं होगा, आपके एग्जाम में आप गलती करोगे। जितने भी आज तक एग्जाम के अंदर नाम आए हैं, ये जो हमारे सिद्धांत है, आज की क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे हो, चाहे आप सेकंड पेपर में पढ़ रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज की क्लास आपको कम से कम 6 नंबर देकर जाएगी या 8 नंबर देकर जाएगी, निश्चित रूप से 8 नंबर। चाहे दोनों पेपर की बात करो, मिलाकर 8 नंबर, यानी कि 4 से 5 सवाल आज की क्लास से आएंगे। तो सबसे पहला कौन सा है, प्रतिक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया जो है वो चेंज हो गई। फिर क्या है, प्रतिबिंब प्रतिक्रिया का सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, अनुबंधन हो रहा है किसी और चीज के साथ, यानी कि घंटी के साथ। फिर क्या है, संबंध प्रत्यावर्तित का सिद्धांत, परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत। इतने सारे नाम है। इस प्रश्न को बार बार घुमा घुमा कर पूछा गया है, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इसका जो प्रसिद्ध प्रयोग किया गया वो किसके ऊपर किया गया, तो कुत्ते के ऊपर किया गया। कुत्ते के ऊपर घंटी का वो भोजन के साथ प्रयोग किया गया। जब दो उद्दीपक एक साथ दिए जाते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक प्रतिक्रिया घटित होती है, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। अब क्या थी, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्या हुई, स्वाभाविक उद्दीपक प्रतिक्रिया घटित हुई। अस्वाभाविक उद्दीपक की अगर बात करो तो कौन सी है, अस्वाभाविक उद्दीपक है घंटी बजाना, और इसके साथ क्या हुई, स्वाभाविक उद्दीपक प्रतिक्रिया हुई, यानी कि क्या आई, कि लार आ गई। तो उसे क्या कहते हैं, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। आगे चलते हैं। ये
पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। देखो पहली स्थिति क्या थी, अनुबंधन से पहले भोजन मिला, लार आती थी, घंटी बजाई तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ, अनुबंधन के समय क्या हुआ, घंटी प्लस भोजन एक साथ कई बार किया तो लार क्या आती थी, क्योंकि उससे भोजन दिखता था। और फिर अनुबंधन के बाद यानी कि जब उसने अनुबंधन हो गया तो क्या हुआ, सिर्फ घंटी या CS बजाओ, लार अपने आप आ जाती थी। यानी कि सिर्फ घंटी बजाई और लार आ गई, यानी कि जो सीखना था वो क्या गया, पूरा सीख गया। शारदा को दारा कह रहे हैं फर्स्ट पेपर में कुछ समझ में नहीं आया था, अब आ गया। बिल्कुल ये जो चीज़ है ये फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शिक्षा में इसके क्या उपयोग है, 5 मुख्य पॉइंट इन दोनों को इनको ध्यान रखना। शिक्षा में इसके क्या उपयोग है, जिस प्रकार से ये एग्जाम में जो मैंने पिछली बार बताया था क्या पूछा गया था, तो अब देखते हैं। डर, प्यार, नफरत, खुशी जैसी भावनाएं सिखाने में काम आती है। उदाहरण, स्कूल की घंटी बजाते ही बच्चे खुश हो जाते थे। यानी कि क्या हुआ, डर, प्यार, नफरत, खुशी जैसी जो भावनाएं हैं उसको प्रकट करने में ये सिद्धांत उपयोगी है। जैसे कि हमारा आखिरी पीरियड चल रहा होता था स्कूल के अंदर और घंटी बजती थी और हम एकदम से क्या करते थे, जो पढ़ रहे होते थे वो बंद करते थे, बैग के अंदर डालते थे और भागते थे। यानी कि क्या हुई, खुशी प्रकट करने की प्रतिक्रिया भी हो गई है। आगे चलते हैं। अच्छी आदतें और रुचियां डालने में उपयोगी होती है। ये जो सिद्धांत है ये अच्छी आदत और रुचियां डालने में उपयोगी होती है। अभी मैं बताऊंगा, अपने आप से कुछ प्रश्न ऐसे बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ये सिद्धांत कैसे कैसे पूछा गया है। ऑडियो विजुअल टीचिंग स्मार्ट क्लास इसी सिद्धांत पर जो है वो काम करती है। फिर देखते हैं, डीजे पर बंदर का नाचना, स्कूल में लाइन लगाना, सारणी असेंबली में खड़े होना, यह सभी इसी का उदाहरण है। आगे चलते हैं। भाषा का सीखना, गाने की धुन याद करना आदि में भी यह सिद्धांत जो है वो काम आता है। तो ये था, हमने इस सिद्धांत के बारे में जाना। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं ये शब्दों का मतलब क्या था। तो UCS का मतलब क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि क्या था, भोजन से ही क्या आती थी, लार आती थी। फिर हम देखा UCR स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यानी कि क्या आना, लार का आना। फिर क्या हुआ था, CS नया कृत्रिम उद्दीपक क्या था, घंटी था। और फिर क्या था, CR यानी कि नई सीखी हुई प्रतिक्रिया था, सिर्फ घंटी को सुनकर क्या आ रही थी, लार आ रही थी। फिर हम देखते हैं मुख्य प्रतिक्रियाएं क्या हुई है। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि मुख्य प्रतिक्रिया में क्या क्या हुआ है। सबसे पहला जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको आप ध्यान रखना। पहला क्या आता है, विलोपीकरण यानी कि एक्सटेंशन। क्या होता है, सिर्फ घंटी बजाते रहो, भोजन मत दो, कुछ देर बाद कुत्ता लार छोड़ना बंद कर देगा। अब जो है एग्जाम के अंदर इन पॉइंट से भी प्रश्न पूछे गए। अब क्या क्या पॉइंट था, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्या हुआ, विलोपीकरण यानी कि एक्सटिंक्शन। अब क्या होता है कि पावलोव साहब ये सोचते हैं कि अब मैं रोज घंटी बजाता हूं, अब मैं रोज घंटी बजाता हूं और मैं भोजन नहीं देता हूं, तो कुत्ते को भी धीरे धीरे ये समझ आने लग गया कि यार ये जो आदमी ये बदमाश है, ये सिर्फ क्या करता है, घंटी बजाता है, रोज मेरे मुंह में लार आती है और मेरे को खाना नहीं देता है। अब आपके भी सामने सोचो कि आपका रोज जो है मैं स्कूल की घंटी बजाता हूं 8वें पीरियड के बाद और मैं कहता हूं अब आपको 1 घंटे बैठना है, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। हमें कितना गुस्सा आएगा कि यार हमने पूरी जो है आज की हमने पूरी स्कूल का समय खत्म हो चुका है और फिर क्या है, हमारी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, आपको गुस्सा आता था। तो वही चीज है कि धीरे धीरे क्या हो जाता था, विलोपीकरण यानी कि एक्सटिंक्शन हो जाता था। अगर आप बार बार सिर्फ घंटी बजाओगे, आप भोजन नहीं दोगे, तो उस चीज से कुत्ता वापस जो है वो हट जाएगा। यानी कि जो व्यवहार में जो चेंज हुआ था, जो घंटी को देखकर जो लार आई थी, वो अब नहीं आएगी कुछ दिनों के बाद। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्या आता है, स्वतः पुनः प्राप्ति यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब इसके अंदर क्या था, विलोपीकरण के बाद जो है थोड़ा आराम दो, फिर घंटी बजाओ, थोड़ी लार फिर आने लगती है। यानी कि इसमें क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि जो विलोपीकरण हुआ है उसके बाद क्या किया, थोड़ा आराम दो, फिर घंटी बजाओ, थोड़ी लार फिर जो है वो आने लगती है। यानी कि बार बार आप चीजों को तो वापस बीच में चालू करोगे तो उसे हम कहते हैं स्वतः पुनः प्राप्ति। फिर देखते हैं सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। घंटी की आवाज के साथ साथ घंटी जैसी कोई दूसरी आवाज, जैसे टेलीफोन की रिंग पर भी लार आने लगती है। तो फिर उसने देखा कि जनरलाइजेशन यानी कि वो जो घंटी जैसी आवाज थी, अब मैं कोई और भी आवाज वैसी बजा रहा हूं। हम देखते थे कि अब जैसे मान लो कि हम किसी की मिमिक्री करते थे, हम हमारे घर पे मान लो मिमिक्री करना मतलब कि जैसे मान लो कि मैंने किसी की भी मिमिक्री की, मैं कहता हूं मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करता हूं कौन बनेगा करोड़पति में। यानी कि ऐसी कोई भी आप किसी भी व्यक्ति की जो है मिमिक्री कर सकते हो, तो उससे भी क्या होता है कि आपको वैसा लगता है कि सही में हो सकता है वो व्यक्ति हो। हम देखते हैं कई बार हम फोन पे किसी के मजे लेने होते हैं तो हम किसी की आवाज में बात करते हैं। तो वही चीज है
क्या, सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन, हमने पहले सुना था कि अमिताभ बच्चन जो है वो इस प्रकार से बोलते हैं, तो अब ये आवाज किसकी आ रही है, ये भी किसकी आ रही है, हो सकता है अमिताभ बच्चन हो। ये हम हमारे घर पे ऐसी चीज की बात करते हैं। फिर आता है क्या, विभेदन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। अब इस पॉइंट से क्या मिल रहा है, यानी कि कुत्ता सीख जाता है कि सिर्फ खास घंटी पर ही लार आएगी, दूसरी आवाज पर नहीं आएगी। इसका मतलब है विभेदन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। इसका अर्थ है कि अगर घंटी जैसी आवाज आएगी तो ही क्या आएगी, लार आएगी। अगर मान लो कि आप डमरू बजा रहे हो, तबला बजा रहे हो, तो फिर क्या होगी, वो लाड़ नहीं आएगी, क्योंकि उसका जो व्यवहार जो बना था, उसका जो संबंध बना था वो किसके साथ बना था, घंटी के साथ बना था, किसी और कारण के साथ नहीं बना था। तो इस प्रकार से ये पॉइंट पूछकर और आपको पूछते हैं कि यह मुख्य प्रक्रिया जो है किसके बारे में बताती है, विलोपीकरण के बारे में बता रही है, स्वतः पुनर्प्राप्ति के बारे में बता रही है, सामान्यकरण के बारे में बता रही है, या विभेदन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बता रही है। तो जितने भी प्रश्न बनते थे आज तक बने हैं फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए, तो वो सभी पॉइंट जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आगे देखते हैं। अब अगला हमारे पास सिद्धांत आता है, पर क्या इतनी चीज क्लियर है? सभी को बताओ भाई, फिर सभी कमेंट बॉक्स में बताओ क्या इतनी चीज क्लियर है? हाँ भाई, चले भाई तीसरे सिद्धांत के ऊपर। सर बहुत अच्छा समझ आया, ओके, धन्यवाद आपका। पर समझ आना चाहिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, चलो अभी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर पहले आप मेरे को ये बताओ कि क्या इतनी चीज़ समझ आई है? अभी मैं एक प्रश्न देता हूँ आपको, देखता हूँ कि आपको कितना समझ आया है। आपने कह तो दिया बहुत अच्छा समझ आया है, अब देखते हैं। फटाफट फटाफट भाई, जितने भी देख रहे हैं जल्दी से। यस सर, यस सर, जी सर। चलो अब मैं प्रश्न देता हूँ जो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे घर में जो है बार बार होता है। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए, यानी कि विभेदन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कुत्ता सीख जाता है कि सिर्फ खास घंटी पर ही लार आएगी, दूसरी आवाज पर नहीं आएगी। विभेदन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, अगर मान लो कि यहाँ पर मैं घंटी की जगह कुत्ते को कोई तबला बजाऊंगा या कोई मेरे कार का जो हॉर्न बजाऊंगा, तो उससे जो है उसका संबंध नहीं है। कुत्ते का जो संबंध था वो किसके साथ था, सिर्फ घंटी के साथ था, किसी और चीज के साथ नहीं है। तो किसी और चीज के बजाने से वो लार नहीं आएगी। ये पॉइंट था हमारा लास्ट पॉइंट। तो अब मैं इससे रिलेटेड कोई प्रश्न की बात करता हूं। तो प्रश्न आता है सबसे पहले कि हम हमारे घर पे उठते हैं, तो हम देखते हैं घर पर सुबह या घर पर मम्मी का रूम में आकर लाइट लगा देना और हमारा यह मान लेना कि सुबह हो गई, यह किस सिद्धांत के बारे में बताता है? यह किस सिद्धांत के बारे में बताता है? क्या हुआ, प्रश्न पूछा गया कि घर पर मम्मी का रूम में आकर लाइट लगा देना। हम देखते थे जब हम छोटे थे, अभी भी हमारे साथ होता है कि हम सो रहे होते हैं, हम बहुत सारी अलार्म के बाद भी हम नहीं उठते हैं, और एकदम से घर पर हमारी मम्मी जो है रूम के अंदर एंटर करती है और वो बस लाइट लगा देती है, और हम समझ जाते हैं कि भैया सुबह हो गई है, स्कूल जाने का समय हो गया है, कॉलेज जाने का समय हो गया है। तो ये किस सिद्धांत के बारे में जो है वो बताता है? फटाफट फटाफट भाई, यह किस सिद्धांत के बारे में जो है बताता है? आशीष कुमार कह रहे हैं सी एस और सी आर। सी एस का मतलब होता है कंडीशन स्टिमुलस। तो कंडीशन स्टिमुलस यानी कि क्या, कंडीशन बन गई, यानी कि ये क्या है, अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक अनुबंध है। कंडीशन स्टिमुलस यानी कि मैंने कंडीशन क्या लगाई कि मैं घंटी बजा रहा हूं, और उससे मेरा सी आर क्या हुआ, यानी कि कंडीशन रेस्पॉन्स क्या हुआ, यानी कि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या दी कि घंटी बजाने पर लार आ जाना। तो वो होता है सी एस और सी आर। हाँ भाई, इसका बताओ, ये हमने जो दो सिद्धांत पढ़े हैं ये किसके बारे में है? क्या ये क्वेश्चन समझ आया? ये हमारे नॉर्मल डेली जनरल लाइफ के साथ होता है, हमारे साथ होता है कि जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो क्या होता था कि मम्मी जो है वो घर पर आती थी, रूम के अंदर आती थी और बस लाइट लगा देती थी। अब और हमें ऐसा लगता था कि सुबह हो गई है। तो ये सिद्धांत किसके ऊपर है?
आशीष कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया का। उद्दीपक अनुक्रिया का कैसे है भैया? आपको पहले उद्दीपक क्या दिया गया, यहां पर जो सिद्धांत है ये क्या है, सी आर थ्योरी के बारे में बता रहा है, सी आर थ्योरी के बारे में बता रहा है। अब मम्मी ने अगर लाइट लगाई है तो वो सुबह हुई होगी, अगर मम्मी रात को किसी काम से 2 बजे भी लाइट लगा देगी तो हम ये मानकर उठ जाते थे कि भैया सुबह हो चुकी है। यानी कि हमारा जो संबंध था वो मम्मी की लाइट लगाने से हो गया है कि जैसे ही लाइट लगेगी उसका मान जाना कि भाई आप उठ जाओ सुबह हो चुकी है। यानी कि एक कंडीशन जो है वो लग गई है कि मम्मी का क्या आना, रूम के अंदर आकर लाइट लगा देना। यानी कि सिद्धांत जो है वो इसी को बताता है, शास्त्रीय अनुबंधन को, कि हमारा अनुबंधन किसके साथ हो गया है कि मम्मी का लाइट लगा देना मतलब हमारा मान जाना कि भाई सुबह हुई है। अब मम्मी मान लो रात को कोई अपने काम से जो है रूम के अंदर लाइट लगा देती है, फिर भी हम मानकर ये उठ जाते हैं कि भैया सुबह हो गई है, तो फिर मम्मी कहती थी कि नहीं नहीं बेटा सो जा अभी रात ही है। तो ये कई बार हमारे साथ हुआ भी है। तो वही है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि इसे मैं कह सकता हूं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था, पावलोव ने दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं तो यानी कि यही गलतियां जो है वो विद्यार्थी करते हैं, वो विद्यार्थी यही गलतियां करते हैं, वो सिर्फ जो है थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम किसी किताब से जो है थ्योरी पढ़ लेते हैं। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी आप किताब पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, अब मेरे भी नोट्स थे तो मैंने मेरे नोट्स के अंदर क्या है सिर्फ वही चीज डाली थी जो क्या है आपको आसानी से समझ आ जाए। अब ये चीज क्या की मैंने आपको अलग से बताई कि प्रश्न कैसे बना है, प्रश्न ऐसे बना है क्योंकि नोट्स जो है वो विद्यार्थी उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो विद्यार्थी जो है वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो हमेशा बहुत आसान और सरल भाषा में होंगे। आप देखोगे कि किताबों के ऊपर लिखा हुआ आता है कि बहुत आसान और सरल भाषा में, जबकि एग्जाम के अंदर जो है वो इस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, वो इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है और वहां पर हम अपना दिमाग लगा ही नहीं पाते क्योंकि हमने तो बहुत आसान आसान चीजें पढ़ रखी होती है, पर ऐसा भी प्रश्न आता है वो हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं। और इस प्रकार से जो है हम पेपर 1 की बात करूं साइकोलॉजी के अंदर जो 20 क्वेश्चन आते हैं, हम 20 में से हमारी हालत ये जाती है कि हम 10 भी सही नहीं कर पाते हैं। हम इतना इतना पढ़ लेते हैं फिर भी हमारे 10 सही नहीं होते। अगर बात करूं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर तो यहां पर भी 10 प्रश्न आते हैं और हम 3-4 गलत कर देते हैं और यहीं से हमारा जो है डाउनफॉल स्टार्ट होता है। और हमारे 40% नहीं आने का एकमात्र रीजन यही होता है कि हम बहुत आसान चीजों में पढ़ लेते हैं बट ऐसा आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये सीआर थ्योरी के बारे में है, शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में है। अब अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो आप फंस रहे हो तो मैं एक और अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाता हूं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है एक बंद कमरे में, एक बंद कमरे में जिसमें अंधेरा हो, जिसमें क्या हो भाई, अंधेरा हो, यानी कि क्या है लाइट नहीं है, एक बंद कमरा है जिसमें क्या है अंधेरा है, हमारा या लटकती रस्सी से हमारा डर जाना। एक बंद कमरे में जिसमें अंधेरा हो उसमें लटकती रस्सी से, उसमें लटकती रस्सी से हमारा डर जाना, ये कौन से सिद्धांत को बताता है, यह कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? बताओ भाई। फिर से आपके सामने एक बहुत शानदार प्रश्न जो है वो मैंने पूछा है और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अब मुझे बताना है कोई नोट्स में आपको मिले तो ऐसे इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या प्रश्न है देखो, एक बंद कमरे में जिसमें अंधेरा हो उसमें लटकती रस्सी से हमारा डर जाना, ये कौन से सिद्धांत को जो है वो दर्शाता है? अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक दो सिद्धांत बढ़ाए और वहां से प्रश्न पूछ रहा हूं, तो हो सकता है कि अभी आप उस चीज को रिलेट कर पाओ, बट जब सिद्धांत बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये सिद्धांत जो है वो किसमें से प्रश्न आया है। इसलिए मैं आपको थोड़ा साथ साथ बता रहा हूं कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। बताओ भाई सिद्धांत का क्या कहेंगे, कौन सा सिद्धांत होगा ये? बताओ बताओ फटाफट फटाफट। हमने दो सिद्धांत पढ़े, एक थॉर्नडाइक का पढ़ा है, एक पावलोव का पढ़ा है, प्रश्न सिर्फ वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो बताओ ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है? हाँ भाई, अब सभी जो है रिलेट कर पा रहे हैं बिल्कुल। इस सिद्धांत का नाम भी क्या है, सी आर थ्योरी है। यानी कि मैं कह सकता हूं कौन सा सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है भैया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। हुआ क्या था कि हम देखते हैं
कि जो इस प्रकार के आप देखते हो कि काफी सारे मॉल में वगैरह भूत बंगले, या हम कह सकते हैं ऐसे इस प्रकार से कोई बंगले बने होते हैं, वहां पर क्या होता है, लोग आपको डराने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि एकदम अंधेरा होता है और ऊपर से एक रस्सी लटक रही होती है और हम ये रस्सी को देखकर ये डर जाते हैं कि ये क्या होगा, ये सांप होगा, ये क्या होगा भैया, ये सांप होगा। तो वही हुआ कि एक बंद कमरे में जिसमें अंधेरा हो उसमें लटकती रस्सी, तो लटकती रस्सी से हमने क्या सोचा कि ये क्या है, यह एक सांप है, ये सांप है। और उस सांप को देखकर क्या हो गया, हम डर गए। तो हमारी कंडीशन उस रस्सी के साथ किसकी थी, हमारी जो कंडीशन थी उस रस्सी के साथ क्या थी, सांप के साथ थी। हमने उस रस्सी को सांप समझा और हम उस रस्सी से क्या हो गए, डर गए। ये हमारा फिर से शास्त्रीय अनुबंधन का, यानी कि हमारा अनुबंधन उस रस्सी का किसके साथ था, सांप के साथ था। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ऐसे जो है अलग अलग प्रकार से जो है प्रश्न बनेंगे। एसआर थ्योरी नहीं है भैया, ये सी आर थ्योरी है, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी है। पूजा गलती नहीं करनी है। ये कौन सा सिद्धांत होगा, ये सी आर थ्योरी का सिद्धांत ही होगा, यानी कि कंडीशन रेस्पॉन्स, हमारी कंडीशन या हम जो है हमने क्या, हमारा जो अनुबंधन था वो किसके साथ था, वो उस रस्सी का उस सांप के साथ था। क्लियर है भाई, चले अब अगले सिद्धांत के ऊपर। हाँ भाई, चले अगले सिद्धांत के ऊपर अब। ठीक है, अगला सिद्धांत आता है हमारा बी एफ स्किनर, यानी कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। प्रतिपादक कौन है, तो बी एफ स्किनर है, जो कहाँ के थे, जो अमेरिका के थे। चलो अब इस सिद्धांत की भी बात कर लेते हैं कि सिद्धांत जो है वो क्या था। ये सिद्धांत जो है फिर से मैंने क्या बनाया, एक पिंजरा सा बनाया। फिर से मैंने क्या बनाया सर, फिर से आपने एक पिंजरा बना दिया। इस पिंजरे के अंदर ये सिद्धांत जो है वो दो लोगों पर, दो जानवरों के ऊपर दिया गया था। एक जानवर को मैं कहता हूं क्या, कबूतर। एक जानवर क्या है भैया, कबूतर है, और एक क्या है, चूहा है। ठीक है, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था बी एफ स्किनर ने। किसने दिया भाई, बी एफ स्किनर ने। ठीक है, ये देखिए, ये सिद्धांत किसने दिया है भैया, बी एफ स्किनर ने सिद्धांत दिया है। स्किनर का सिद्धांत है, प्रतिपादक कौन है, बी एफ स्किनर है। ठीक है, इस सिद्धांत का जो नाम आता है वो क्या आता है, तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्या नाम है भैया, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं कि अब इसके अंदर क्या होता है। तो मैं बना लेता हूं कि सबसे पहले मैं एक चूहा बना देता हूं। ये मैंने बनाया एक, क्या है भैया, चूहा है ये। ठीक है, अब थोड़ा सही दिख रहा है हमारा चूहा। चूहा सही दिखना चाहिए भैया। हाँ, चूहा बनाया। और एक जो है मैं इस प्रकार से एक कबूतर बना लेता हूँ। हम अभी जो है सिर्फ इस चूहे को देखकर पढ़ेंगे। अब इस चूहे के अंदर क्या था कि यहाँ पर वो एक लिवर बटन दबाता है। क्या दबाता है भैया, लिवर बटन। यहाँ पर पहले हमने देखा था कि बिल्ली के समय लिवर बटन यहाँ था, इस बार मैंने लिवर बटन जो है वो यहाँ पर रख दिया। अब इस लिवर बटन में क्या होता है कि ये चूहा है, वो लिवर बटन लगाता है। अब इस चूहे को क्या हो रही थी, भूख लग रही होती है, बहुत तेज भूख लग रही होती है। तो ये फिर से क्या करता है, बहुत सारे प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, और फिर गलती से क्या होता है कि इस लीवर बटन के ऊपर जाकर क्या करता है, उसका पैर पड़ता है। जब इस लीवर बटन के ऊपर पैर पड़ता है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर या मैं कह सकता हूं यहां पर से क्या होता है कि ऊपर से एक रोटी जो है, मैं कह सकता हूँ एक रोटी जो है वो आकर गिर जाती है। ऊपर से क्या है भैया, एक रोटी थी। जैसे ही इस बटन के ऊपर पाव गया, ये बटन जो है इस रोटी से जो है वो जुड़ा हुआ था, और रोटी जो है वो नीचे आकर गिर गई। तो चूहे को पता चलता है कि भैया जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर पैर दबा रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है भैया, खाना मिल रहा है। तो वही चीज थी। फिर क्या होता है कि यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि री दिया गया, यानी कि उसे क्या चीज दी गई कि उसे अच्छा बोला गया, शाबाशी दी गई कि जैसे ही आप प्रयास कर रहे हो इस लेवर बटन के ऊपर आपका पैर दबेगा, ऊपर से क्या मिलेगी, हमें रोटी मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। तो ये था इस सिद्धांत के अंदर, यानी कि ये एक चूहा था। इस चूहे के अंदर क्या था, ये प्रयास करता था, ये प्रयास करता था, और यहाँ पर क्या मिलती थी उसे, बटन लगाया हुआ था, लीवर बटन मैं कह सकता हूँ। ये कैसा था, एक लीवर बटन था। इसके ऊपर जैसे ही पैर पड़ता था तो ऊपर से क्या करती थी, रोटी का टुकड़ा गिरता था, और चूहा जो है इसको खा लेता था। तो जब भी फिर इसको भूख लगती थी, ये बार बार प्रयास करता था, उसके ऊपर लीवर बटन के ऊपर टिक करता था, रोटी का टुकड़ा ऊपर से गिरता था। और ये जो प्रयास है, जब भी इसको भूख लगती थी तो वो लीवर बटन दबाता था, और ऊपर से क्या मिल जाती थी, उसे रोटी मिल जाती थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को हम कहते हैं आर एस थ्योरी। क्यों सर, एस आर थ्योरी किसकी थी, एस आर थ्योरी थी थॉर्नडाइक की थी। सी आर थ्योरी किसकी थी, सी आर थ्योरी थी किसकी, पावलोव की थी। तो सर आर एस थ्योरी इसका नाम क्यों दिया गया, आओ देखो क्यों दिया गया। तो हम देखते हैं आर एस, आर से क्या होता है सर, आर से बनता है हमारा क्या, रेस्पॉन्स। एस से क्या बनता है सर, एस से बनता है हमारा क्या, स्टिमुलस।
कितनी चीज क्लियर है? आर से क्या बना? रेस्पॉन्स बना। एस से क्या बना? स्टिमुलस मिला। ठीक है, और फिर इसे मैंने क्या लिख दिया? रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। यानी कि यहां पर क्या किया, कुत्ते ने सबसे पहले क्या किया। अब इससे मैं क्या बोलूंगा? इससे मैं क्या बोलूंगा? इसने क्या, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? तो अनुक्रिया और क्या? उद्दीपन। अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, इसका मैं जो दूसरा नाम दे सकता हूं वो क्या दे सकता हूं? अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, यानी कि आर एस थ्योरी। वो थॉर्नडाइक वाला उल्टा था, वहां पर पहले क्या दे रहे थे? उसे मछली दे रहे थे। तो मछली देने के बाद वो उसे प्रयास करता था, बटन लगाता था, वो खुलता था और मछली को खा लेता था। यहां पर क्या किया? यहां पर पहले वो अनुक्रिया कर रहा है, जब भी उसको भूख लगती थी तो इस पिंजरे के अंदर वो घूमता था, अनुक्रिया करता था, और गलती से क्या, इस लीवर के ऊपर उसका पैर जो है वो पड़ता था, और ऊपर से क्या मिलती थी? रोटी मिलती। यानी कि पहले उसे रोटी नहीं मिली गई। कुत्ते को तो पहले मछली दिखाई गई थी, यहां पर पहले कोई रोटी नहीं दिखाई गई। यहां पर तो क्या था कि जैसे इसको भूख लगती थी, ये क्या करता था? प्रयास करता था। प्रयास के समय इसका जो पैर है वो बटन के ऊपर लगता था, और ऊपर से क्या गिरती थी? ऊपर से गिरती थी एक रोटी। तो यानी कि यहां पर पहले उसने क्या किया है? प्रयास किया है, यानी कि कोई ना कोई रेस्पॉन्स किया है, अनुक्रिया की है, और उसके बाद उस अनुक्रिया करने के बाद उसका फल क्या मिला है? उसे उद्दीपन यानी कि एक स्टिमुलस मिला है। तो ये हमारा होता है कौन सी थ्योरी बनती है? आर एस थ्योरी बनती है। यानी कि आर का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्स होता है। एस का मतलब स्टिमुलस होता है, यानी कि अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। यानी कि कोई ना कोई क्या की है? पहले क्रिया की है और फिर क्या मिला है? उसे उद्दीपक मिला है। तो ये हमारा सिद्धांत होता है, जो कौन देते हैं? बी एफ स्किनर देते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, इसे री इन्फोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक थ्योरी कहते हैं। ये देख लो, ये नाम आ चुका है। अनुक्रिया उद्दीपक थ्योरी, री इन्फोर्समेंट थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और फिर और क्या क्या नाम है? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। अब ये मुख्य आधार इसने क्या माना है? थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम को जो है वो आगे बढ़ाया है। हम थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या करता था कि हम जो कार्य करते थे, अगर हमसे उसे मुझे संतुष्टि मिलती तो मैं उस कार्य को बहुत अधिक करता था। अब यहाँ पर क्या हुआ था? एक कुत्ता या जो चूहा है वो क्या कार्य कर रहा था? वो घूमकर उस लीवर के ऊपर बटन लगाता था। जैसे ही उस लीवर के ऊपर पैर पड़ता था, ऊपर से क्या मिलती थी? रोटी मिलती थी। यानी कि वो खुश होता था, संतुष्ट होता था, उसे पुरस्कार मिलता था, तो उस कार्य को वो बार बार क्या करता था? दोहराता था। तो वही जो है किसके ऊपर है? प्रभाव के नियम को क्या किया? आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध प्रयोग किसके ऊपर किया? तो स्किनर बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर चूहा या कबूतर था, बॉक्स में लीवर था, भोजन की तश्तरी थी, लाइट ध्वनि, चूहे ने संयोग से लीवर दबाया, भोजन का टुकड़ा गिरा, फिर जानबूझकर बार बार लीवर दबाने लगा। यानी कि जब उसे पता चल गया कि इस लीवर को दबाने से ऊपर से क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है, तो बार बार उस कार्य को क्या करने लगा। इसके विपरीत यदि किसी अनुक्रिया के पश्चात असंतोष का अनुभव करता है तो प्राणी उस व्यवहार को पुनः नहीं दोहराना चाहता। अब इसके विपरीत मैं क्या करता हूं कि मैं चलता हूं, यहां पर मैंने एक और पिंजरा बनाया। इस पिंजरे में मैंने क्या किया कि एक और चूहे को जो है वो बंद कर दिया। जो चूहा जो है वो बंद है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक और लीवर बटन लगाता हूं, परंतु अब इस बार जब लीवर बटन पर चूहे का जो पैर पड़ेगा तो ऊपर से क्या मिलेगा? उसे करंट मिलेगा। ऊपर से क्या मिलेगा भैया? करंट मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक मिलेगा। तो जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि भैया अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो क्या मिलेगा? झटका मिलेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक मिलेगा, तो मैं इस कार्य को वापस नहीं करूंगा। तो वो देखते हैं कि अब इस कार्य को वापस चूहा जो है वो कभी नहीं करता है, क्योंकि उसे ये आभास हो गया था कि अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे झटका मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल शॉक मिल रहा है, तो मतलब मैं ये कार्य जो है वो वापस नहीं करूंगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि इस सिद्धांत में क्या था कि इसके विपरीत यदि किसी अनुक्रिया के पश्चात असंतोष, यानी कि उससे क्या मिला है? असंतोष मिला है, उसे कोई दोष मिला है, उसे पुरस्कार नहीं मिला है, तो उस कार्य को वापस नहीं दोहराता है। पुनर्बलन से प्रेरित होने वाला व्यवहार को किया गया क्रिया प्रसूत कहते हैं। नोट, इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी कहते हैं, ये इसका अन्य नाम है। पुनर्बलन की अवधारणा तो कौन देते हैं? स्किनर देते हैं। हमने देखा कि पुनर्बलन जो है इससे क्या मिला है? उसे पुनर्बलन मिल रहा है, यानी कि उसे प्रोत्साहन मिल रहा है, री इन्फोर्समेंट मिल रहा है कि मुझे ये कार्य बार बार करना है। तो पुनर्बलन की अवधारणा तो कौन देते हैं? स्किनर देते हैं। जबकि हम आगे देखेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो क्लार्क हल देते हैं। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है। पुनर्बलन की अवधारणा किसने दी है? तो इस पॉइंट से हम जान सकते हैं कि इससे क्या दी है? अवधारणा मिली है, री इन्फोर्समेंट मिला है। जैसे ही बटन लगता है ऊपर से क्या मिलते हैं? ऊपर से रोटी गिरती है। जैसे ही बटन लगता है करंट लगता है, तो जब करंट लगता है तो कार्य को नहीं दोहराते हैं, जब रोटी मिलती है तो उस कार्य को दोहराया जाता है। यानी कि क्या मिला है? पुनर्बलन मिला है। तो अवधारणा किसने दी है? तो याद रखना बीएफ स्किनर ने दी है। परंतु अगर पुनर्बलन का सिद्धांत देखेंगे आगे हम, तो वो कौन देगा? वो हमारे देंगे क्लार्क हल। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। व्यवहार के बाद जो परिणाम मिलता है वही तय करता है कि व्यवहार फिर होगा या नहीं होगा। जो आप व्यवहार कर रहे हो, अगर
व्यवहार के बाद जो परिणाम मिला है, यानी कि जब उसे करंट मिला है तो उसने तय किया है कि ये व्यवहार वापस नहीं होगा, मैं इस बटन को कभी नहीं दबाऊंगा। और जब उसे रोटी मिलती है तो वो उसे करता है कि बार बार मैं इस बटन को दबाऊंगा ताकि मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो ये लाइन इसमें कह रखी है। आगे चलते हैं, इस सिद्धांत में क्या था। इसके विपरीत यदि किसी अनुक्रिया के पश्चात असंतोष का अनुभव होता है तो उस व्यवहार को पुनः नहीं दोहराना जाता, पुनर्बलन से प्रेरित होकर क्रिया प्रस्तुत का। और यही जो दो लाइन जो है वो मैंने लिख रखी है। आगे चलते हैं, इसके शिक्षा में उपयोग की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है, माता पिता और टीचर अच्छे काम पर तुरंत इनाम या तारीफ देते हैं, बच्चों में व्यवहार बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनको क्या करते हैं, टीचर देते हैं क्या, स्टार देते हैं। क्या देते हैं भैया, स्टार देते हैं। ये स्ट्रॉबेरी या मान लो ये आइसक्रीम का कोन बनाकर देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अगले दिन भी होमवर्क करके लाकर, लो मैडम लो, पहले मेरी कॉपी ले, आप मेरे को फटाफट क्या दो, स्टार दो, डेयरी मिल्क दो, आइसक्रीम दो, चॉकलेट दो। तो वो चीज़ें क्या है कि बच्चे बार बार वापस करते हैं, तुरंत इनाम या तारीफ कर देते हैं। तो फिर देखते हैं, तुरंत इमीडिएटली पुनर्बलन पर बहुत जोर दिया, जितना जल्दी इनाम मिलेगा उतना तेज सीखेगा। यानी कि जितनी बार आप उसको इनाम दोगे, कोई चॉकलेट दोगे, तो उतना जल्दी क्या करेगा, वो सीखेगा। खराब व्यवहार पर सजा या अच्छी चीज छीन लो तो गलत आदतें कम हो जाएगी। यानी कि उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति खराब व्यवहार करता है तो हम भी जब नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे घर वाले हमसे फोन ले लेते हैं कि भैया फोन नहीं लेना, फोन नहीं चलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाहर खेलने नहीं जाना। तो क्या करते हैं, हम उस व्यवहार को बंद करने लगते हैं कि नहीं हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हम पढ़ते थे। फिर देखते हैं कि अभिक्रमित अधिक्रम यानी कि प्रोग्राम लर्निंग और कंप्यूटर आधारित शिक्षा इसी सिद्धांत पर चलती है। बच्चे को अभिप्रेरणा मोटिवेशन देने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये बच्चे को क्या करता है, मोटिवेशन यानी कि प्रोत्साहन देता है, सबसे अच्छा तरीका है। एक लाइन में अगर पूरा सिद्धांत आपको याद रखना है, काम करो, अच्छा लगा या अच्छा मिला तो फिर काम करोगे, बुरा लगा या कुछ बुरा मिला तो फिर आप कार्य को नहीं करोगे। तो इस प्रकार से सिद्धांत था, यहां से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको एकदम दिमाग में बैठ गया होगा जिस प्रकार से हमने सिद्धांत को समझा है। क्लियर है भाई इतनी चीज। तो एक था चूहे के ऊपर, एक था बिल्ली के ऊपर, एक था कुत्ते के ऊपर। तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि किसने अपना सिद्धांत कुत्ते के ऊपर दिया, बिल्ली के ऊपर दिया, चूहे के ऊपर दिया या कबूतर के ऊपर दिया। तो आपको यह भी याद रखना है। पर कल मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया। तो आपको ये नहीं बोलना है कि ये सिद्धांत जो है वो कुत्ते के ऊपर था, बिल्ली के ऊपर था, चूहे के ऊपर था। आपको उसका नाम बताना है और नाम से उस सिद्धांत को याद रखना है, नाम से उस सिद्धांत को याद रखना है। मैं पूछूंगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, मैं पूछूंगा एस आर थ्योरी, मैं पूछूंगा आर एस थ्योरी, मैं पूछूंगा सी आर थ्योरी। तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए। भैया कल क्लास में आकर ये कुत्ता बिल्ली चूहे वाला खेल नहीं खेलना है, हमको बताना है कि सिद्धांत किसने दिया है और इस सिद्धांत का उपनाम क्या होता है। ये कल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे क्लास में, और तैयार रहकर आना, इसको आज याद करके आना है। आज सिर्फ हम 3 सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं, बट ये 3 सिद्धांत आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे, मैं फिर बता रहा हूं, कम से कम 8 से 10 नंबर आपको 59 नंबर में से ये दिला के जाएंगे। ये सभी सिद्धांत है, ये दिला के जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है, अब मिस मत करना। क्लियर है भैया, तीनों सिद्धांत क्लियर है। कल जो है और थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी नोट्स हो चाहे कोई भी किताब हो, अगर मेरी भी कोई नोट्स है तो वो भी बहुत सरल भाषा में होंगे। उसे इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे या उसमें ऐसे पॉइंट नहीं डाले जाएंगे जो बच्चों को नहीं समझ आए। तो ये पॉइंट जो है ये तभी बताए जाएंगे जब आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। तो ये मैं नहीं हूं या कोई भी टीचर हो, ये यही चीजें होती है। तो हम क्या करते हैं, हम गलती यही करते हैं, हम कोई भी नोट्स पढ़ लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा कोर्स हो गया, हमने अच्छे से पढ़ लिया। वो कोर्स आपको कुछ हुआ ही नहीं है, आपने तो सिर्फ उनको सरल भाषा में पढ़ा है। अब प्रश्न कैसे बन रहे हैं, इतना दिमाग हमारा चल ही नहीं पाता है। तो याद रखना, अगर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं कि अब मेरे को फिर से आप एक उत्तर देना, क्या हुआ कि हमने खाना खाया, या अगर मैं कह सकता हूं कि और प्रश्न अगर मैं आपको दूं तो और प्रश्न क्या बन सकते हैं इन सिद्धांत के ऊपर। तो अगर इस सिद्धांत के ऊपर तो क्या होगा, इस सिद्धांत के ऊपर तो आप क्या होगा, कोई भी मोटिवेशन, जैसे कि हमारे जो घर पे थे पेरेंट्स से, तो हमको क्या कहते थे कि आप फर्स्ट रैंक लेकर आओ आपको मैं साइकिल दिलाऊंगा, आप फर्स्ट रैंक लेकर आओ आपको मैं बाइक दिलाऊंगा, आप फर्स्ट रैंक लेकर आओ आपको मैं ये चीज दिलाऊंगा। यानी कि हमारा मोटिवेशन, हमारी प्रेरणा क्या थी, वो बाइक थी, वो साइकिल थी, या कुछ और चीज थी, वो घड़ी थी, जिससे क्या हो रहा था, हम फर्स्ट रैंक की तरफ भाग रहे थे कि मुझे मेरी क्लास में क्या आना है, प्रथम आना है, या मुझे क्या करना है, चयन होना है। अगर मैं अभी बताऊंगा तो हमारा जो मेन मकसद क्या था, हो सकता है किसी का मेन मकसद क्या हो, वो सरकारी नौकरी को प्राप्त करना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम बीटेक की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कौन से सिद्धांत के ऊपर दर्शाएगा,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का जो होगा, यानी कि वही हमारा बीएफ स्किनर वाला सिद्धांत होगा। तो इस प्रकार से यानी कि सी आर कंडीशन, सी आर या आर एस थ्योरी से बोला जाता है कि हम कुछ रेस्पॉन्स कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ स्टिमुलस मिलेगा। हम बार बार तैयारी कर रहे हैं, हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और स्टिमुलस में हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो यहां से पूछे जाएंगे। सी एस और सी आर को इंग्लिश एंड हिंदी में समझा दो सर। बिल्कुल समझा देता है। ये रहा हमारा सी एस और सी आर, ये देखो, ये रहा सी एस। सी एस का अर्थ होता है क्या, नया कृत्रिम उद्दीपक। सी एस को मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या लिख देता हूं, कंडीशन कंडीशन स्टिमुलस। और इसे मैं हिंदी में क्या लिख सकता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, स्वाभाविक या अस्वाभाविक उद्दीपक। तो पहले हम इसको देखते हैं। सी एस क्या है, नया कोई कृत्रिम उद्दीपक बना है, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस लगी है, यानी कि यहां पर घंटी जो थी वो क्या थी, हमारा कंडीशन, घंटी के पीछे क्या कंडीशन लगी हुई है, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस। जब भोजन यहां पर था तो कोई कंडीशन नहीं थी, ये अस्वाभाविक थी। ये क्या थी, भोजन क्या था, स्वाभाविक था, जबकि ये कैसा है, अस्वाभाविक है। अगर आपको मान लो भोजन को देखकर लार आ रही है तो बहुत स्वाभाविक है, जबकि ये कैसी, ये अस्वाभाविक है, यानी कि इसके पीछे क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है। तो ये कैसा कहलाया, हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाया है। तो इसे हम कहते हैं, किसे कहते हैं, घंटी को कहते हैं। अब अगर मैं आपको बात बताऊं सी आर, तो ये क्या थी, नई सीखी हुई प्रतिक्रिया थी, क्या सिर्फ घंटी सुनकर क्या लार का आना। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है। अब लार पहले भी आ रही थी, जिसे मैंने क्या बोला था, यूसीआर बोला था। ये देखो लार पहले भी आ रही थी। ये क्या थी कि भोजन को देखकर हमारी लार आई है, तो ये कैसी है, ये स्वाभाविक है। पर ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर, ये अस्वाभाविक हो जाएगी। तो इसमें क्या कहूंगा, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। क्या कहा भाई मैंने, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया बोला है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसे क्या बोला भाई, अस्वाभाविक जो है प्रतिक्रिया बोला है। देख लो वापस, सी एस क्या था, सी एस था मेरा कृत्रिम उद्दीपक। सी एस क्या था, कृत्रिम उद्दीपक था, यानी कि आर्टिफिशियल मैंने बनाया है। आर्टिफिशियल कैसा बनाया, कोई कंडीशन उसके ऊपर लगाई है कि मैं भोजन देने से पहले घंटी बजाता था, तो वो कंडीशन क्या लग गई, घंटी बजाने का लग गया, यानी कि घंटी क्या हो गया, हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया। अगर बात हो गई स्वाभाविक की, तो स्वाभाविक तो कैसा है, भोजन को देखकर क्या आना, लार करना, यानी कि भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। फिर हम चलते हैं सी आर की, यानी कि नई सीखी हुई प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, तो वो क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स है, यानी कि क्या है, अस्वाभाविक क्या है, प्रतिक्रिया है। कि आप ये कुछ सोचो, मैं आपके सामने घंटे बजाता तो आपको लार आएगी क्या, नहीं आएगी। तो इस प्रकार कुत्ते को भी क्या आती है, लार नहीं आती है, यानी कि शुरुआत में जब उसे लार नहीं आती है, अब बाद में देखते हैं कि अब उस घंटे के साथ उसका क्या हो गया, अनुबंधन हो गया, तो अब उसको क्या आ रही है, लार आ रही है। तो ये हमारी क्या है, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ठीक है, आशीष कुमार कह रहे हैं थैंक यू सर। ठीक है भाई, चलो फिर हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे और आगे के सिद्धांत को जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर इतने जो सिद्धांत है वो आपको ढंग से याद करके आने हैं। कल मैं प्रश्न पूछूंगा। मैं पहले कह रहा हूं, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे जो है कुत्ता बिल्ली चूहा कबूतर करते थे। मेरे सामने वो नहीं चाहिए। मैं आपको कोई पूछूंगा कि ये किसका उपनाम है, ये सिद्धांत क्या है, ये किसने दिया, ये किसके ऊपर दिया, या मैं पूछूंगा कि पावलोव जो है उसका सिद्धांत का क्या नाम है, तो आपको ये नहीं बताना है कि पावलोव ने सिद्धांत कुत्ते के ऊपर दिया था, ये इसके ऊपर दिया था। आपको जो है इनके नाम याद करके आने हैं, यहां से प्रश्न बनेंगे। आज की मेहनत कल काम आएगी, ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई, चलो फिर हम आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आज आपकी जो है गेम की क्लास नहीं रहेगी, आज मुझे थोड़ा काम है तो मैं जाऊंगा। कल हम जो है वापस फिर से एक गेम की क्लास लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं और कल हम फिर मिलेंगे 12:30 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।